हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12वीं क्लास का इतिहास का, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले। जैसा कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में जो भी आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए थे वो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन आए। ठीक है, लोगों के जीवन में किस तरीके के सामाजिक परिवर्तन आए, कौन कौन से लोगों के जीवन में बदलाव आए, वो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करे मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं वो है महाभारत के बारे में। ठीक है, महाभारत ग्रंथ के बारे में हम देखते हैं। आपने भी सुना होगा महाभारत के बारे में। तो महाभारत ग्रंथ है क्या, वो देख लेते हैं। ठीक है, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो महाभारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यानी सबसे बड़ा लिटरेचर है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। जो महाभारत ग्रंथ है इसके अंदर 1 लाख से अधिक श्लोक है, यानी इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। तो आप जान सकते हैं कितना बड़ा, कितने पेजों का ये इस महाकाव्य होगा। इसका पुराना नाम जय संहिता है। ठीक है, अभी तो हम इसे महाभारत नाम से जानते हैं, लेकिन पुराने समय में इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। संहिता मतलब होता है कानून। ठीक है, इसका पुराना नाम जय संहिता है। ये भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से, जो महाभारत है ये भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से। ठीक है, महाभारत से हमें प्राचीन भारत में, ठीक है, लोगों का कौन कौन से रीति रिवाज थे, ठीक है, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 BC से लेके। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि महाभारत है ना, इसकी जो रचना है 1000 वर्षों तक होती रही। अब आप यहाँ से सोचेंगे 1000 वर्षों तक कैसे होती रही। हाँ बिल्कुल, जो महाभारत है इसकी रचना 1000 वर्षों तक होती रही और इसका कोई एक रचयिता नहीं था, क्योंकि 1000 वर्ष तक ये लिखा गया। तो इससे पता लगता है इसका कोई एक रचयिता नहीं था, यानी एक आदमी ने नहीं लिखा था, इसने बहुत सारे लोगों ने लिखा था। ठीक है, साहित्यिक परंपरा में ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत है इसकी जो रचना है वेद व्यास ने की। ठीक है, जो ऋषि वेद व्यास है, ऐसा साहित्यिक परंपरा में माना जाता है कि इन्होंने महाभारत की रचना की। लेकिन जो मैं अभी आपको बताऊंगा इसकी मूल रचना किसने की। ठीक है, इसका समालोचनात्मक संस्करण किसने किया। ठीक है, और जो महाभारत है ये लगभग 500 BC से लेके, यानी 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी के बीच, यानी 1000 वर्ष तक इसका जो रचना है वो होती रही। ठीक है, महाभारत से उस समय के समाज की स्थिति, सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। जो महाभारत है इस समय कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो उस समय की स्थिति किस तरीके की थी, समाज की स्थिति किस तरीके की थी, समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, तथा जो सामाजिक नियम है, समाज में कौन कौन से नियम होते थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है महाभारत से। महाभारत में शामिल कुछ कथाएं तो इस काल से भी पहले प्रचलित थी। ठीक है, महाभारत में कुछ ऐसी कथाएं जो इस काल से पहले भी प्रचलित थी, जैसे कि 500 ईसा पूर्व से महाभारत का जो रचना शुरू होने लगे, तो इससे पहले भी कुछ ऐसी कहानियाँ थी, कथाएँ थी जो इसके अंदर आगे जाके जोड़ दी गई। ठीक है, और जो महाभारत है आप सबको भी पता होगा, जो महाभारत है इसके अंदर 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण किया गया है। आपने पहले भी सुना होगा कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था। तो महाभारत में 2 परिवार है जिनका एक जनपद पर शासन हुआ करता था। जनपद मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था। ठीक है, तो महाभारत में 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण किया गया। एक तो कौरव है, ठीक है, कौरव, और दूसरा है पांडव। ठीक है, इनके बीच में युद्ध हुआ था जनपद सत्ता को लेकर। ठीक है, इनके बीच में युद्ध हुआ था और जो पांडव है वो इस युद्ध में जीत गए थे। ठीक है, तो आपको इतना यहाँ से इतना क्लियर हुआ। देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखने जा रहे हैं, वो महाभारत के रचयिता, यानी महाभारत को किसने लिखा। मैंने आपको पहले ही से बता दिया है, ये 500 BC से लेके 500 AD तक इसकी रचना होती रही, यानी 1000 वर्षों तक महाभारत की रचना होती गई। तो इसका रचयिता कौन है। ठीक है, जो मूल कथा के रचयिता है ना, जो मूल जिसने लिखा महाभारत का, वो है भाट सारथी। ठीक है, युद्धों में जाते थे और जो देखते थे वो लिखते थे। ठीक है, मूल कथा के रचयिता भाट सारथी है। और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने किया, तो VS सुखतांकर ने किया। अब ये समालोचनात्मक संस्करण क्या होता है, यानी किसी भी चीज को, यानी किसी भी ग्रंथ को देखना, ठीक है, अच्छे से देखना, उसका विश्लेषण करना, गुण और दोष की परख करना।
ठीक है, यही समालोचनात्मक संस्करण कहलाता है। जो समालोचनात्मक संस्करण है ये 1919 में स्टार्ट किया था वी एस सुखतांकर के द्वारा। ठीक है, अभी मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। और जो साहित्यिक परंपरा में इसकी रचना मानी जाती है वो ऋषि वेदव्यास के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, इतना यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, और अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको जो पहला टॉपिक मिलेगा वो वी एस सुखतांकर का मिलेगा। अब वी एस सुखतांकर के बारे में जान लेते हैं। वी एस सुखतांकर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किया था। वी एस सुखतांकर के बारे में जानते हैं। वी एस सुखतांकर, ठीक है, ये सुनथांकर नहीं सुखतांकर है। ठीक है, मिसप्रिंट हो रखा है। संस्कृत के विद्वान थे जो वी एस सुखतांकर थे, ये संस्कृत के विद्वान थे। और इनके नेतृत्व में क्या होता है, 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इनमें अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत ग्रंथ का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। अब क्या हुआ, 1919 में जो वी एस सुखतांकर के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इस परियोजना में क्या करता, जो अनेक विद्वान, दूसरे विद्वान है वो मिलकर गए और वी एस सुखतांकर मिल गए। इन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। ठीक है, इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों का अध्ययन इकट्ठा किया गया। ठीक है, अब ये जो परियोजना 1919 में स्टार्ट हुई, इसके अंदर क्या करा गया कि देश के विभिन्न भागों से, ठीक है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, तमिलनाडु हो, यानी देश के विभिन्न भागों से जो लिपियां हैं, महाभारत की जो लिपियां हैं, और जो संस्कृत की पांडुलिपियां है ना, उनको इकट्ठा कर लिया गया। पांडुलिपियों, जो पांडुलिपि है, इसमें पाए गए श्लोकों का अध्ययन किया गया। जो पांडुलिपि पाए देश के विभिन्न भागों से, तो उसका क्या करा, विद्वानों ने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। उन श्लोकों की तुलना का एक तरीका निकाल लिया गया। ठीक है, अब ये जो श्लोक थे उनका एक तरीका निकाल लिया गया। ठीक है, विद्वानों ने ऐसे श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में एक समान थे। ठीक है, और जो इनका प्रकाशन है, इनका प्रकाशन उन्होंने 13,000 पेज पर फैले अनेक ग्रंथखंड यानी जो पार्ट्स होते हैं उनमें किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। और जो ये परियोजना पूरी हो गई उसके बाद दो बातें निकलकर सामने आई। ठीक है, एक बार और मैं बता दूं, वी एस सुखतांकर के नेतृत्व में 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इसके अंदर जो दूसरे भी विद्वान थे वो मिल गए, वी एस सुखतांकर मिल गए। इनके द्वारा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की इन लोगों ने जिम्मेदारी उठाई। इस परियोजना के लिए उन्होंने क्या करा, देश के विभिन्न भागों से लिपियों में लिखी गई, जो विभिन्न लिपियों में लिखी गई जो महाभारत की संस्कृत की पांडुलिपि थी, उनको इकट्ठा करा। पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों का उन्होंने अध्ययन किया और उनकी तुलना का एक तरीका निकाल लिया गया। और तरीका क्या था, विद्वानों ने ऐसे श्लोकों को चुना जो सभी पांडुलिपियों में क्या थे, एक समान थे। ठीक है, एक समान थे। और इनका जो प्रकाशन है, इन्होंने जब तरीका निकाल लिया गया तो उनका प्रकाशन 13,000 पेज पर फैले अनेक ग्रंथखंड यानी पार्टों में किया गया। इस परियोजना को पूरा होने में 47 वर्ष लगे। और जब ये परियोजना पूरी हो गई तो उसके बाद दो बातें सामने आई। वो कौन कौन सी बातें थे वो देखिए। ठीक है, पहली बात ये थी कि उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिली। पहली बात यह निकल के सामने आई कि उत्तर भारत में जो कश्मीर है और नेपाल है, कश्मीर नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में जो केरल तमिलनाडु है ना, यहाँ तक सभी पांडुलिपियाँ हैं जितनी भी उन्होंने इकट्ठी करी, उन सब में समानता देखने को मिली। दूसरी बात यह निकल कर सामने आई कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेक्षण में कई क्षेत्रीय भिन्नता भी नजर आई। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की टिप्पणियों और परिशिष्ट के रूप में 13,000 पृष्ठों में से आधे से अधिक में इन्हीं प्रभेदों की जानकारी है। ठीक है, दूसरी बात ये निकल कर आई कि कुछ शताब्दियों के दौरान जो महाभारत के जो प्रेक्षण है, इसमें कई क्षेत्रीय जो परिवर्तन है, भिन्नता है, वो भी देखने को आई, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में महाभारत का अलग अलग तरीके से लिखा गया। ठीक है, उनमें कई सारी कथाएं जोड़ ली गई, तो क्षेत्रीय भिन्नता भी देखने को आई। और ये जो प्रभेद है, इनका संकलन है वो मुख्य पाठ की टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। और ये जो प्रभेद सामने निकल कर आए, क्षेत्रीय जो भिन्नता है, प्रभेद निकल कर आए, ये 13,000 से अधिक प्रभेदों की जानकारी देती है। ठीक है, 13,000 से
आधे से अधिक में इन्हीं प्रभेदों की जानकारी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखने जा रहे हैं, वो विवाह के नियम। वो देखते हैं प्राचीन समय में विवाह के नियम किस तरीके के हुआ करते थे। पितृवंश समाज में पुत्री को पिता के संसाधन पर अधिकार नहीं होता था। उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह करना पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। कन्यादान अर्थात विवाह के समय कन्या का भेंट में उपहार दिया जाता था। ठीक है, पितृवंश समाज, क्योंकि प्राचीन समय में पितृवंशिक समाज होता था। पितृवंशिक समाज क्या होता है, जैसे कि कोई राजा है, उसका राजा मर गया तो उसका बेटा बनेगा राजा, फिर वो मर गया तो उसका बेटा राजा बनेगा। ठीक है, इसी को पितृवंशिक समाज कहते हैं। ठीक है, यानी पिता के मरने के बाद पुत्र उसका जितनी भी कारोबार है, या अगर वो राजा है तो उसका सिंहासन संभालेगा। पितृवंशिक समाज में पुत्री को पिता के संसाधनों पर अधिकार नहीं होता। जो पिता के संसाधन होते हैं ना, उस पर अधिकार सिर्फ उनके लड़कों का होता है, बेटों का होता है। ठीक है, उसमें लड़कियों का योगदान नहीं होता। ठीक है, उचित समय और उचित व्यक्ति से जो लड़कियों का शादी करना ही पिता का क्या काम, महत्वपूर्ण काम माना जाता था। ठीक है, कन्यादान, कन्यादान अर्थात विवाह के समय जो कन्या को यानी लड़की को जो भेंट दिया जाता था, ठीक है, वो उपहार दिया जाता था पिता के द्वारा। नए नगरों के विकास के साथ आरंभिक विश्वास और व्यवहारों में बदलाव आया, जिसके चलते ब्राह्मण लेखकों द्वारा आचार संहिता तैयार की गई। इसका पालन ब्राह्मणों और बाकी समाज को भी करना होता था। इन सब में महत्वपूर्ण थी मनुस्मृति, जिसका जो संकलन है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईसे के बीच में। अब क्या हो रहा था, इसी समय नए नगरों का विकास होने लग गया था। ठीक है, आरंभिक जो विश्वास थे, व्यवहार थे, उनमें भी बदलाव आना शुरू हो गया था। इसके चलते जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लेखक थे, इनके द्वारा आचार संहिता तैयार की गई। ठीक है, और ये ब्राह्मणों को भी मानना था और दूसरे वर्णों को भी मानना था। और इन्हीं सब में से एक जो आचार संहिता थी वो मनुस्मृति थी। ठीक है, इसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके द्वारा विवाह के 8 प्रकार बताए गए थे। ठीक है, इनमें से पहले 4 को सही माना जाता था, उत्तम माना जाता था, और बाकी जो 4 थे उन्हें निंदित माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, यहाँ से आपको इतना अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है विवाह की पद्धति। जो विवाह थी उसकी 4 पद्धतियाँ थी। वो देखिए, पहला था बहिर्विवाह पद्धति, गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा। जो बहिर्विवाह पद्धति है, इसमें था गोत्र से बाहर विवाह करना। ठीक है, इसके अंदर गोत्र से बाहर विवाह करते थे और इसी को सही माना जाता था। और दूसरा अंतर विवाह पद्धति, इन सबके नाम से आपको पता लग रहा होगा। ठीक है, अंतर विवाह पद्धति यानी एक गोत्र या एक कुल या जाति या एक ही स्थान पर बसने वालों से विवाह। अंतर विवाह में क्या होता है, गोत्र अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। ठीक है, एक गोत्र या एक कुल या एक जाति में ही या एक ही स्थान पर यानी एक ही गांव में बसने वालों से विवाह, इसे अंतर विवाह कहा जाता था। बहुपति प्रथा क्या थी, एक से अधिक पति। बहुपति विवाह क्या था, इसके ना एक से अधिक पति होते थे। ठीक है, और बहुपत्नी प्रथा क्या थी, एक से अधिक पत्नियां होती थी। इसके अंदर अपने गोत्र से बाहर विवाह करना सही माना जाता था। ठीक है, बहुपति विवाह में क्या होता था, एक से अधिक पत्नियां होती थी, एक इंसान की, एक आदमी की। ठीक है, और जो गोत्र से बाहर विवाह करना वही सही माना जाता था। स्त्री का गोत्र, अब गोत्र के बारे में जान लेते हैं। क्या है ये गोत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो देखते हैं। गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। इसका प्रचलन लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ। इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्गीकृत किया जाता था। गोत्र क्या था, एक प्राचीन ब्राह्मणी पद्धति थी। ये एक पद्धति थी। ठीक है, ब्राह्मण पद्धति थी। इसका जो प्रचलन है, जो इसकी शुरुआत है वो 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ और इसके तहत जो लोगों हैं उनको गोत्र में विभाजित किया जाता था। जैसे कि गोत्र आपने सुना होगा, गौतम गोत्र है एक। ठीक है, और भी 8 तरह के शायद गोत्र होते हैं। ठीक है, 7 या 8 तरीके के गोत्र होते हैं। जो प्रत्येक गोत्र है उनको एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। जो प्रत्येक गोत्र है वो एक वैदिक जो ऋषि होता था उसके नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य जो थे वो उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि प्रत्येक गोत्र एक वैदिक जो ऋषि होता था उसके नाम पर होता था और उस गोत्र के जितने भी सदस्य हो, कितने भी सदस्य हो, वो उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वो हम देख रहे हैं गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम थे। कई बार एग्जाम में
पूछ लेता है गोत्र के महत्वपूर्ण नियम क्या थे। ठीक है, गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम थे, वो कौन कौन से नियम थे। ठीक है, एक था विवाह के बाद स्त्री जो थी वो अपने पिता के गोत्र को बदलकर अपने पति का गोत्र उसे अपनाना पड़ता था। ठीक है, और दूसरा था एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। इसमें ये कहा गया जो गोत्र के 2 नियम थे उसमें से पहला जो नियम था ना, विवाह के बाद जो स्त्री होती थी वो अपने पिता का गोत्र उसे छोड़ना पड़ता था और अपने पति का गोत्र उसे अपनाना पड़ता था। ठीक है, दूसरा जो नियम था वो था एक गोत्र के सदस्य वो आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। यानी एक गोत्र का जो एक गोत्र का लड़की है, एक गोत्र की लड़की है, वो एक गोत्र के लड़के से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, उससे दूसरे गोत्र से शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक ही गोत्र के अंदर शादी नहीं होती थी इसके अंदर। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, क्या इन नियमों को अनुसरण सभी करते थे। ये जो गोत्र के 2 नियम बताए गए हैं, क्या इन नियमों का अनुसरण यानी जो पालन है वो सभी लोग करते थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे राजा थे जो ये जो गोत्र के नियम थे इसका पालन नहीं करते थे। वो ही देख रहे हैं हम। सातवाहन शासकों के अभिलेख का अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों ने साबित किया कि ये जो शासक थे ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। जो ब्राह्मणों ने गोत्र व्यवस्था बनाई गई थी उनका जो पालन है वो सातवाहन शासक थे वो नहीं करते। इसके बारे में हमें उनके जो अभिलेख इतिहासकारों जब उनके अभिलेख पढ़ते उनसे इनके बारे में पता लगता है। इतिहासकारों ने सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली उनकी पत्नियों के नाम का विश्लेषण किया तो ये ज्ञात हुआ कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्र से उद्भव थे जो उनके पिता का गोत्र था। ठीक है, जब इतिहासकारों ने सातवाहन राजाओं के जो अभिलेख है उनका अध्ययन करा और उनकी जो पत्नियों के नामों का विश्लेषण किया तो उनको यह ज्ञात हुआ कि जो उनके नाम है वो गौतम तथा विशिष्ट जो गोत्र है, ये 2 गोत्रों के नाम है गौतम और वशिष्ठ। ठीक है, इनके गोत्रों से उद्भव हुआ और ये जो गोत्र थे वो उनके पिता के गोत्र थे। और इसमें गोत्र के नियम में ये था कि जो स्त्री है उसका जब विवाह हो जाएगा तो वो अपने पिता का गोत्र छोड़ के अपने पति का गोत्र अपना लेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने अपने पिता का गोत्र अपना रखा था। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि विवाह के बाद भी अपने पति के गोत्र को जो सातवाहन रानियां हैं उन्होंने नहीं अपनाए। कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी जो बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के खिलाफ है और जो कुछ रानियां थी वो एक ही गोत्र की थी, जबकि गोत्र के नियम में ये कहा था कि एक ही गोत्र में शादी करना नहीं चाहिए। ठीक है, दक्षिण भारत में कुछ समुदायों में अंतर विवाह पद्धति भी अपनाई गई थी। इसके तहत बंधुओं में विवाह संबंध हो जाते थे, जैसे चचेरे ममेरे भाई बहन। इससे ये ज्ञात होता कि उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में नियमों को मानने में विभिन्नताएं थी। अब कुछ दक्षिण भारत में कुछ ऐसे समुदाय मिले हैं जो अंतर विवाह पद्धति अपनाते थे। ठीक है, अंतर विवाह पद्धति को सही नहीं माना जाता था। अंतर विवाह पद्धति में मैंने अभी आपको बताया इसमें एक ही गोत्र या एक ही कुल या एक ही जाति में शादी की जाती थी। ठीक है, तो ये अपनाते थे। इसके तहत जो बंधुओं हैं यानी भाई हैं, सगे भाई नहीं सौतेले भाई बहन हैं, उन सब में भी शादी हो जाती थी, जैसे चचेरे ममेरे भाई बहन से। इससे ये ज्ञात होता है, इससे यह पता लगता है कि जो उपमहाद्वीप है, भारतीय सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर अलग अलग भागों में जो नियम है उनमें विभिन्नताएं पाई जाती थी। ठीक है, यहाँ से आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हो, समाज में विभिन्नताएं। जो समाज है वो एक तरीके का नहीं था। ठीक है, समाज में विभिन्नताएं या विषमताएं पाई जाती थी। वो देखिए, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम बनाए गए थे। ये जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक ब्राह्मणी ग्रंथ थे जिनका निर्माण ब्राह्मणों ने किया था, इसके अनुसार 4 वर्णों के लिए, जो 4 वर्ण समाज को 4 वर्णों में मुख्यतः बांटा गया था। ठीक है, इनके लिए आदर्श जीविका का नियम बनाया हुआ था। इसके अंदर क्या क्या था, ये 4 वर्ण किस तरीके से थे वो देखते हैं। पहला वर्ण था ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बारे में देख लेते हैं। इनका कार्य होता था अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा लेना, ठीक है, या देना, यज्ञ करना, करवाना, दान देना और दान लेना। ठीक है, ये ब्राह्मणों का कार्य हुआ करता था। क्षत्रिय का कार्य क्या हुआ करता था, शासन करना, ठीक है, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, ठीक है, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना क्षत्रियों का कार्य हुआ करता था। और वैश्य का कार्य क्या होता था, ये कृषि करना, पशुपालन, गोपालन,
ठीक है, व्यापार करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, ठीक है, और दान देना ये वैश्य का काम हुआ करता था। ठीक है, और जो शूद्रों का काम है वो क्या हुआ करता था, तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, शूद्रों का काम हुआ करता था, जो ऊपर के 3 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का काम हुआ करता था। ठीक है, ये जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र नामक ब्राह्मणीय ग्रंथ है, उनके अनुसार 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका का नियम बनाए हुए हैं। जो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों ऊपर आते थे। ठीक है, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दैवीय व्यवस्था मानते थे। जो ब्राह्मण है ये वर्ण व्यवस्था है, इसकी उत्पत्ति को दैवीय व्यवस्था मानते थे। यानी उन्होंने ऐसा दिखाया था कि जो ये व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, समाज को 4 भागों में बांटा गया है, ये ब्राह्मणों ने नहीं बनाया, ये देवता ने बनाया। एक तरह से ये दिखाते थे ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण शासकों को ये उपदेश देते थे कि शासक इन व्यवस्था के नियमों का पालन राज्यों में करवाए। ब्राह्मणों ने लोगों को ये विश्वास दिलाने का भी प्रयास किया कि जो उनकी प्रतिष्ठा है वो जन्म पर आधारित है। अब ब्राह्मणों ने ये कहा था कि जो वर्ण व्यवस्था है इसकी उत्पत्ति एक देवीय व्यवस्था है। ठीक है, और ब्राह्मणों ने शासकों को भी ये संदेश दिया था कि जो ये वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, उसे अपने राज्य में पालन करवाए राजा। ठीक है, और ब्राह्मणों ने लोगों को यह भी विश्वास दिलाने का प्रयास किया था कि जो उनकी प्रतिष्ठा है वो जन्म पर आधारित उनकी प्रतिष्ठा है। ठीक है, यहाँ से आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो आई होप अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाएंगे आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो आपका चैप्टर है नेक्स्ट पार्ट में पूरा करवा दिया जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।